चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे एग्रीगेट डिमांड के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और समग्र पूर्ति को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो मिली है इस महीने की पॉकेट मनी और आपने जैसे किया है उसे खर्च, बस उसी को तो ध्यान रखना है और आप समझ जाएंगे एग्रीगेट सप्लाई को। बच्चों, जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो हमेशा एक फिजिकल एयर को लेके चलते हैं। भाई इकोनॉमिस्ट हैं हम लोग, एक वित्तीय वर्ष को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष की, और उस साल में जो भी गवर्नमेंट सप्लाई करने की सोचती है, उत्पादक जितना उत्पादन करने की सोचता है बच्चों, उसी के समग्र रूप को कहते हैं समग्र पूर्ति। और अगर आप इसे इंग्लिश में बताना चाहें तो एएस और डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? क्योंकि ये है डीएफएस। कई बार कंपटीशन एग्जाम में यूं ही छोटा सा क्वेश्चन डाल के कहता है व्हाट इज डीएफएस, और तब आप सोच में पड़ जाते हैं आखिर डीएफएस होता क्या है। कुछ नहीं है, वो है आपका एग्रीगेट सप्लाई ही, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक फाइनल सप्लाई डीएफएस। इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे नोट कराया है बच्चों। इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फॉर्म्स इन ए नेशनल इकोनॉमी प्लान ऑन सेलिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा आपका फिजिकल ईयर। तो बिल्कुल आप उसे ही याद रखिएगा। हिंदी में कहूं तो एक लेखा वर्ष में पूरे अर्थव्यवस्था में जो समस्त वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है ना, जो फ्लो होता है ना, उसी फ्लो को तो हम कहते हैं समग्र पूर्ति। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे बोर्ड पूछता है समग्र पूर्ति कीमत स्तर से प्रभावित नहीं होती, सिद्ध कीजिए। अब आपको लग गया थोड़ा झटका, इसको कैसे प्रूफ करूं? मैंने तो पढ़ा है कि सप्लाई हमेशा ही कीमत से प्रभावित होती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? आपको देखना होगा अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता को। अब ये अतिरिक्त क्षमता क्या होती है मैम? एक्सेस कैपेसिटी कहते किसको है? अब एक्सेस कैपेसिटी को आपको रटाने की बजाय मैं आपको दे रही हूं इसका एक एग्जांपल। क्या होती है? कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमारी इकोनॉमी में लोगों के पास आय नहीं होती, फिर लोग चाह कर भी चीजें खरीद नहीं सकते, डिमांड करते नहीं। अब क्या करे भाई उत्पादक तो सोच के बैठा था कि लोग आएंगे और लोग खरीदेंगे, पर खरीदने वाला तो कोई है नहीं। तब फिर ऐसे में इकोनॉमी क्या करती है? उत्पादक करता है बच्चों। उत्पादक अपनी पूर्ति के हाथ को कर देता है थोड़ा बंद, पूर्ति कर देता है वो कम। अब उसके पास क्या होता है? जितनी भी स्टॉक में चीजें बची हुई हैं, उसको कुछ लोग खरीदने के लिए आते हैं और धीरे धीरे उसकी सारी स्टॉक की चीजें जो है बच्चों वो बिक जाती हैं। तो हो गया ना, एडी इक्वल टू एएस, मांग बराबर हो गई पूर्ति के। यही है हमारी अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त क्षमता। और ठीक बच्चों, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आता है कि सप्लाई जो एएस होती है वो क्यों कीमत से प्रभावित नहीं होती। तो उसके पीछे भी कारण यही है बच्चों कि अगर कभी एडी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है ना, जिसे हम इकोनॉमी में कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का कम हो जाना, तो उस कम हो जाने पर खुद उत्पादक अपनी पूर्ति को कभी कम करके और कभी बढ़ाकर इसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर एडी कम हो गया है तो वो पूर्ति को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। उसके रोकने से बच्चों ऐसा होगा कि पूर्ति भी कम हो जाएगी और दोनों कम हो जाएंगे बराबर। और कभी ऐसा हो कि एडी अगर बढ़ गया हो, मांग बहुत हो रही है और उत्पादक के पास लोग ही नहीं है कि उतना उत्पादन कर सके, तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो नए लोगों को नौकरी पे रखेगा बच्चों, और नौकरी देकर वो पूर्ति को भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो मांग भी अधिक और पूर्ति भी अधिक। तो हो गया ना एडी इक्वल टू एएस। अब मुझे ये बताइए, कहीं पे भी मैंने कीमत कहा क्या? नहीं कहा ना। बस यही आपको प्रूव करना है बच्चों कि अर्थव्यवस्था में जो समग्र पूर्ति होती है वो कीमत से प्रभावित नहीं होती। अब दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड आपसे पूछेगा वो ये होता है
कि वाई ए एस इक्वल टू वाई बराबर क्यों, इनकम के बराबर क्यों होता है समग्र पूर्ति। तो मैंने कहा ना, इसके लिए मैं आपकी पॉकेट मनी पूछूंगी। चलिए बताइए मुझे कि आपको जब पॉकेट मनी मिलती है तो आप खर्च कहाँ करते हो, क्या करते हो उसका। दो तरह के बच्चे होंगे, 500 मिले तुरंत उड़ा दिया, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। एक बच्चा होगा नहीं नहीं मैं तो 200 खर्च करूंगा, 300 अगले महीने के लिए बचा के रखूंगा। मतलब आपने किया क्या, दो ही काम ना, या तो खर्च या फिर उसे बचा के रखा। तो उसी को तो हम कहते हैं ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। मतलब या तो आप कंजप्शन करेंगे, उपभोग करेंगे, या फिर उसकी सेविंग करेंगे, बचा के रखेंगे। और याद कीजिए बच्चों, राष्ट्रीय आय आखिर हम निकालते कैसे हैं, लोगों की आय को जोड़कर, लोगों के खर्चे को जोड़कर। तो आप चाहे खर्च करो तो भी उससे नेशनल इनकम मिलेगी, चाहे आप उसे बचा कर रखो तो भी उससे नेशनल इनकम का पता चलेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एएस जो है हमारा, वो सप्लाई जो हमारी है वो इनकम के, हमारे नेशनल इनकम के बराबर हो जाती है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आए तो आप कॉन्फिडेंट जवाब दीजिएगा, जी हाँ ये राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, क्योंकि हम जो है वो अपनी आय को दो ही भाग में खर्च करते हैं, या तो उपभोग करने में या तो बचत करने में, और इन दोनों का योग होता है वाई। और याद रखिए बच्चों, जब आप खर्चा करते हो तो किसी ना किसी को तो इनकम मिलती है। जब आप दुकान में पैसे देते हो तो दुकानदार के लिए वो क्या है, आय है। तो ठीक वैसे ही उसी फॉर्मूला से ए एस इक्वल टू वाई होता है, समग्र पूर्ति बराबर होती है इनकम के। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। और उसी के साथ आपसे जो पूछा जाएगा कि ए एस के कंपोनेंट क्या क्या हैं, घटक क्या क्या हैं, तो मेरे बच्चों कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसके कंपोनेंट हो गए ना दो, एक सी और दूसरा हो गया एस, कंजप्शन, और दूसरा हो गया सेविंग। अब आपको मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊंगी कि अगर बोर्ड में पूछ दिया समग्र पूर्ति को तालिका और रेखा चित्र से बताइए, तो कैसे बताएंगे आप। कुछ नहीं करना है, याद भी नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। एक बार समझिए, हमेशा के लिए याद। आपको इनकम को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कहोगे मैडम जीरो से क्यों, तो भाई अभी बैठे बैठे मेरा वीडियो देख रहे हो तो कौन सा कमाते हो तुम। तो इसी तरह हर किसी की इनकम जीरो से ही तो शुरू होती है। पहले उसे रोजगार नहीं मिलता, कोई आय नहीं होती, और धीरे धीरे आय स्तर बढ़ता जाता है। तो हम इसे शुरू करेंगे 0, 20, 40, 60, आपका जो मर्जी आप वो लिख लेना। और अब सप्लाई तो मैंने तो यहाँ प्रूफ कर ही दिया है बच्चों, ए एस बराबर क्या होता है, हमारी इनकम। तो बिल्कुल ए एस भी इसी के अनुसार आपको बढ़ता हुआ दिखा देना है। अब आएगा मैडम इसका चित्र कैसे बनेगा, डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो डायग्राम में भी शो करते समय बच्चों बहुत बारीक से एक छोटी चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप डायग्राम बनाए, whenever you draw AS then you have to draw it like this। ठीक, ऐसा आपको बनाना है और यहाँ पे दिखाना है बच्चों 45 डिग्री। आज से पहले मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं कहा कि जब कभी भी आप डायग्राम बनाएं तो उसमें एंगल को दिखाएं, लेकिन यहाँ बोलने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है बच्चों कि जब किसी चीज को हम 45 एंगल से दर्शाते हैं तो इसका मतलब होता है वो दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे सिक्के का दो पहलू। तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ y इक्वल टू ए एस, तो इसे समरूप बताने के लिए बच्चों की आय और समग्र पूर्ति एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे आपको 45 डिग्री तो डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ आप दिखा दीजिए सप्लाई को, यहाँ दर्शा दीजिए आय या इनकम को, और ये आपका डायग्राम हुआ कंप्लीट। और इस छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन देखिए कितने बनते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, फिर पूछेगा अतिरिक्त एक्सेस कैपेसिटी क्या है इकोनॉमी की, फिर पूछेगा कि एएस इक्वल टू वाई क्यों होता है, फिर पूछेगा कि एएस के कंपोनेंट क्या क्या है, सी प्लस एस, और बाद में ये भी तो पूछेगा बच्चों की एएस बराबर एडी कैसे हो जाता है। वीडियो को सुनिए एक बार और बार बार सुनकर कंफर्म कीजिए अपने इस कॉन्सेप्ट को, और आपके पास आपकी मैम लेकर आएगी एक नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।